गुड आफ्टरनून, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं मूड सिम्टम्स और डिसऑर्डर के बारे में कि कैसे साइकोटिक पेशेंट के अंदर मूड का परिवर्तन होता है और मूड के परिवर्तन होने के बाद में साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। इमोशनल स्टेट हो गया, ओवरऑल वेलबींग हो गया और मूड पर बार बार परिवर्तन होते हैं, उसके इफेक्ट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं मूड डिसऑर्डर कैसे काम करता है। एक साइकोटिक पेशेंट रहता है तो उसको ये प्रॉब्लम बार बार परेशान करती है कि जैसे कभी कभी उसको अच्छा लगता है, कभी कभी उसको डर लगने लग जाता है, कभी कभी उसको फियरफुल सिचुएशन बन जाती है, कभी कभी बिल्कुल होपलेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, कभी कभी वेलबिंग हो जाता है, मतलब मेंटल स्टेट बिल्कुल पॉजिटिव वे में हो जाती है उसकी। तो उसको ये समझ नहीं आता है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। मतलब एक स्टेट रहना चाहिए, या तो वो डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन में रहना चाहिए, या फिर वो सही सही है तो सही रहना चाहिए। मतलब ये उतार चढ़ाव क्यों होता है? तो यही मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं कि पेशेंट को एक जैसा नहीं रहने देते हैं, बार बार ऊपर नीचे चढ़ाव रहता है, तो इसको मूड डिसऑर्डर्स बोलते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर रहता है, वो भी एक टाइप का मूड डिसऑर्डर ही रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि पेशेंट को बहुत सैडनेस फील होती है और कंटिन्यूस वे में होती है, होपलेसनेस, मतलब बिल्कुल आशा ख़त्म हो जाती है उसकी, और एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कोई भी एक्टिविटी वो कर नहीं पाता है, एक जैसा सोया रहता है तो सोया ही रहता है, या फिर कहीं बैठा है तो बैठा ही रहता है, उसके माइंड में कुछ भी मतलब पॉजिटिव एक्शन नहीं आता है, और किसी बारे में वो सोचता है कि मेरे को ये वर्क करना चाहिए, बाकी क्या है कि वो प्रोकास्टिनेशन के कारण उस वर्क को इफेक्टिवली कर नहीं पाता है। तो ये परेशानी उसको बार बार परेशान करती है। तो इसमें क्या है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर ये भी एक टाइप का मूड डिसऑर्डर ही है, ये उसको बार बार परेशान करता है। सेकंड स्टेप की बात करें इसमें, तो बाइपोलर डिसऑर्डर रहता है। इसमें क्या है कि मेनिया और हाइपरमेनिया की कंडीशन बनती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट एक लेवल पे बिल्कुल अच्छा महसूस करता है और एक लेवल पे डिप्रेस महसूस करता है। तो उसमें क्या है कि दोनों चीज़ें एक साथ होती है, उसको एक घंटे में तो वो खुशी महसूस करेगा, एक घंटे में डिप्रेस महसूस करेगा, बिल्कुल होपलेस हो जाएगा। एक एक टाइम के लिए वो फैमिली के साथ में इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव सोचने लगेगा और ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। और एक टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि बिल्कुल होपलेस है, उसको मतलब बिल्कुल डिप्रेस है, किसी को उसकी चिंता नहीं है, एक जगह बैठा रहता है, ना तो कुछ वर्क कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर, तो इसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। एक कंडीशन रहती है इसमें डिस्थेमिया की। तो उसमें क्या है कि माइल्ड फॉर्म रहता है ये डिप्रेशन का। तो 1 साल से या फिर उससे अधिक टाइम से अगर पेशेंट डिप्रेशन में परेशान है तो उसको ये कंडीशन होती है। तो उसमें क्या है कि एक साइकिल चलती है। साइकिल कैसे चलती है कि हाफ ओवर के लिए पेशेंट बिल्कुल इंजॉय करता है अपनी एक्टिविटीज़ को, और हाफ ओवर के लिए उसको ऐसा लगता है कि होपलेसनेस हो जाता है, डिप्रेस बिहेवियर हो जाता है। तो डिस्थेमिया की साइकिल आधे घंटे के बीच में चलती है। एक कंडीशन बनती है इसमें साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर बनता है। इसमें ये माइल्ड फॉर्म रहता है बाइपोलर डिसऑर्डर का। तो इसमें क्या है कि हाइपोमेनिया और डिप्रेशन दोनों साथ में चलते हैं। तो पेशेंट को कभी भी मतलब एक्टिवनेस नहीं लगेगा, कभी भी एंजॉयनेस नहीं लगेगा। वो मतलब एक पीक लेवल रहता है जहाँ पे आदमी एंजॉय करता है, और मिडिल फॉर्म में बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वो ना तो एंजॉय कर पाता है, ना दुखी हो पाता है। तो एक स्टेट में वो चला जाता है, कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है, सैडनेस भी हो जाता है, वापस उसी फेस में आता है। तो यही सिलसिला चला रहता है। एक फॉर्म रहता है इसका पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करें तो जो चाइल्ड बर्थ होने के बाद में वुमेन्स के अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो उनको भी डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखा जाए तो बहुत सारी वुमेन्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम फेस करती है। तो उस केस में भी उनको बहुत नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी के कारण क्या है कि वो बच्चे के बारे में भी सोचना बंद कर देती है, और उसके बारे में भी नेगेटिव थिंकिंग आती है। उसके साथ में जो भी ये प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी कंसेप्ट चला है, इसके बारे में भी वो सोच नहीं पाती है, वो इसके लिए नेगेटिव थिंकिंग आती है। घर वालों के लिए भी नेगेटिव थिंकिंग आती है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक जगह बिठा के रखते हैं तो भी नेगेटिविटी आती है। तो ये परेशानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इसमें क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि मूड डिसऑर्डर्स में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, बार बार सैडनेस होना, होपलेसनेस होना,
एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट कम होना, एपेटाइट बार बार चेंज होना, स्लीप पैटर्न में भी चेंजेस आना और फटीग, लो एनर्जी फील करना, दिन भर सिर भारी रहना और डिसीजन लेने में भी परेशानी होती है। किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। सेकंड थिंग आती है इसमें मैनिक और हाइपोमैनिक की कंडीशन आती है। तो उसमें ऐसा होता है कि एलिवेटेड और इरिटेटेड मूड रहता है पेशेंट का, इरिटेशन ज़्यादा होती है उसको, कभी कभी एनर्जी और एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और स्लीप, सोने की इच्छा नहीं होती है, मतलब रेड्यूस नीड फॉर स्लीप, मतलब सोने की इच्छा नहीं होती है, उसको लगता ही नहीं है कि मेरे को नींद की ज़रूरत है। सेल्फ एस्टीम उसका बढ़ जाता है, बार बार इम्पल्सिव बिहेवियर भी होने लग जाता है, जैसे गुस्सा करना, किसी ने कुछ बोल दिया तो उठ के चले जाना, इधर उधर भागना। तो ये कंडीशन भी उसको ज़्यादा परेशान करती है। एनजीएस सिम्टम्स की बात करें तो उसमें बार बार डर लगता है, किसी चीज़ की चिंता बढ़ती जाती है समय के साथ में, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम होती है इसमें, फीलिंग ऑफ एज, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आती है और बार बार नींद खुल जाती है रात को। तो ये इसमें क्या है कि फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, देखा जाए तो हार्ट बीट अचानक बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, घबराहट होने लग जाती है। तो ये समस्याएं भी इसमें एनजीएस सिम्टम्स में आती है। काजेस एंड रिस्क फैक्टर्स की बात करें इसमें तो जेनेटिक्स हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, सेरोटोनिन डोपामिन इनका ऊपर नीचे होना, लाइफ इवेंट्स में हुआ है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम होती है, जैसा की बात करें ट्राउमेटिक इवेंट हो गए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई, कुछ मतलब लाइफ में अचानक कुछ चेंजेस आना तो वो अपन एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम्स आती है, जैसे देखा जाए तो थायराइड की वजह से या फिर क्रोनिक पेन पेशेंट को हो रहा है तो उसकी वजह से भी साइकेट्रिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अब सब्सटेंसेस एब्यूज, एल्कोहल और ड्रग का नशा अगर पेशेंट करता है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन, मेनिया, हाइपोमेनिया की कंडीशन बनने लग जाती है। इससे बचने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट लेना और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, सोशल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट की इसमें ज़रूरत रहती है। और इससे बचने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और गाइडेंस लेने के लिए आप किसी भी डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट या फिर न्यूरो साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उसका डायग्नोसिस करके आपका ट्रीटमेंट बना सकते हैं। जैसे मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। क्योंकि क्या है कि पेशेंट को जब परेशान करती है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है, पेशेंट को परेशान करता है तो पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, वो डॉक्टर से भी नहीं मिलना चाहता है और उसके माइंड में डाउट चलता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं साइकेट्रिस्ट से मिलने जा रहा हूँ, मुझे पागल बोलेंगे। बाकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, डॉक्टर से मिलने में ही फ़ायदा है। पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है डॉक्टर से मिलने में, क्योंकि क्या है कि पेशेंट की वरी और 50% जो भी सिचुएशन रहती है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करने के बाद बिल्कुल कम हो जाती है और टेबलेट स्टार्ट करने के बाद में पेशेंट बहुत रेस्टलेस, मतलब बिल्कुल रेस्ट फील करता है, उसकी एंजाइटी वगैरह कम होने लग जाती है। और साइकोथेरेपी भी इसमें ले सकते हैं, जैसे सीबीटी हो गई, इंटरपर्सनल थेरेपी हो गई, साइकोडायनेमिक थेरेपी हो गई। तो साइकोथेरेपी के बारे में भी अपन डिटेल में बात करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही। इसमें एंटीसाइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी जाती है, बाकी वो साइकेट्रिस्ट के द्वारा ही प्रेस्क्राइब की जाती हैं, तो वो भी लेना ज़रूरी है इसमें मूड को स्टेबल बनाने के लिए। थैंक यू।